डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, यानी अगर कोई भी दो वेरिएबल फंक्शन दे दिया जाए तो वो डिफरेंशिएबल कब होगा, उसकी कंडीशंस क्या बनेंगी। हमें टू वेरिएबल फंक्शन, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो टू वेरिएबल फंक्शन होता है। अगर सिंगल वैल्यू फंक्शन हो, सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो, तो एलएचडी और आरएचडी निकाल के उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर टू वेरिएबल फंक्शन है तो उसको डायरेक्ट हमारे पास मेथड नहीं है कि एलएचडी आरएचडी निकाल के सॉल्व करें। उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे जाके। अगर किसी इंटरवल ए कोमा बी में ये पूछा जाता है कि गिवन पॉइंट ए कोमा बी, ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज डिफरेंशिएबल और नॉट, यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो अवकलनीय है या नहीं इस बिंदु एक्स कोमा वाई की जगह मान ए कोमा बी पर। तो उसकी जांच करने के लिए ये एक वैल्यू है जो हम निकालेंगे, एक्स एच कोमा के टेंस टू 0,0 पर एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी और माइनस इंटू एच एफ वाई ऑफ ए कोमा बी इंटू के का मान बटे अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर का मान ज्ञात करेंगे। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो गिवन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट ए कोमा बी पर, अन्यथा दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। अब इसमें ये एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी का मतलब क्या है। एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी का मतलब है कि ए कोमा बी पर दिए गए फलन का एक्स अवकलज, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज का मतलब है, यहां पे हम इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 पर एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन में एच, अर्थात ये लिख सकते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स एट ए कोमा बी। ए कोमा बी पर हमारे पास डेल एफ बाई डेल एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज करते हुए ए कोमा बी प्रतिस्थापन करने पर एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी को व्यक्त करता है। इसी प्रकार एफ वाई ऑफ ए कोमा बी का मतलब है लिमिट के टेंस टू 0 पर एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन के, या ये कह सकते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए कोमा बी को व्यक्त करता है। अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई विद्यमान होंगे तो ही ये मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर ये दोनों ही विद्यमान नहीं है तो ये सूत्र ही नहीं लगाया जा सकता। अगर सूत्र नहीं लगाया जा सकता तो पहले ही वो फलन जो है वो अवकलीय नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें जांच क्या करनी पड़ेगी कि क्या x का आंशिक अवकलज और y का आंशिक अवकलज उसमें विद्यमान है या नहीं है। अगर ये दोनों विद्यमान है और दिया गया फलन उस बिंदु पर परिभाषित है तो इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है, दिया गया फंक्शन दो वेरिएबल के लिए अवकलनीय रहेगा, अन्यथा दिया गया फंक्शन दो वेरिएबल के लिए अवकलनीय नहीं होगा। परिभाषा समझ में आई? लिख लीजिए। इस थ्योरम में हमें जो कंडीशंस गिवन है कि एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी विद्यमान है और एफ वाई ऑफ ए कोमा बी सतत है, तो पहले एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी विद्यमान है उस कंडीशन को लेके चलते हैं। कोई भी कंडीशन हमारे पास, जैसे हमने सततता में की थी, इसी प्रकार से अवकलनीयता में भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। हम एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला था लिमिट एच टेंस टू 0 पर एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन एच का। इसको अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो कुछ इस फॉर्म में बनता है कि अगर x माइनस ए स्मॉलर देन डेल्टा, या यहाँ पे h और k लेके चल रहे हैं तो h की वैल्यू डेल्टा से स्मॉलर और k की वैल्यू डेल्टा से स्मॉलर हो, उस कंडीशन में अगर h कोमा इसमें हम ये टॉपिक कर रहे थे कि एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी
अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन एच का जो मान होगा वो एफ ऑफ एक्स ए कोमा बी को व्यक्त करता है। अब इसमें एप्सिलॉन डेल्टा अगर डेफिनेशन का उपयोग करें तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मापांक एच स्मॉलर देन डेल्टा और मापांक के स्मॉलर देन डेल्टा के लिए अगर एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन एच माइनस एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये एप्सिलॉन से स्मॉलर है तो दिया गया फंक्शन जो है वो हमारे पास उसके x के सापेक्ष आंशिक अवकलज विद्यमान है, अन्यथा x के सापेक्ष आंशिक अवकलज विद्यमान नहीं है। इस कंडीशन का हम यहां यूज करेंगे। जब भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आ जाती है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में सिर्फ जो हमने फॉर्मूला बनता है उसी फॉर्मूले को माइनस में लिखते हुए एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ करते हैं। अब यहां पे हमें दिया हुआ है एफ एक्स ए कोमा बी पर विद्यमान है, तो हम ये कंडीशन लेके चलेंगे प्रूफ के अंदर। पहली कंडीशन हमारे पास जो बनेगी कि एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन एच माइनस एफ डैश ऑफ ए कोमा बी या एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी स्मॉलर देन होगा एप्सिलॉन से। ये हम इसमें एक कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं और इसी के साथ हम इसमें ये मान के चल लेते हैं कि ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन एच जो है माइनस एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू ईटा के इक्वल है। स्मॉलर देन तो है एप्सिलॉन से, लेकिन वो स्मॉलर देन जो कंडीशन बन रही है वो किसके इक्वल है? ईटा। यहाँ ईटा एक कोई भी वैल्यू है जो एप्सिलॉन से छोटा है। मापांक है इसका, मापांक का मतलब धनात्मक या ऋणात्मक दोनों में से कुछ भी मान हो सकता है, सिर्फ उसका धनात्मक मान जो है वो एप्सिलॉन से छोटी कंडीशन को डिफाइन करता है। हम ये लेट करके चलते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एच एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी बराबर होगा ईटा इंटू एच के, जो इसको सॉल्व करने पर इक्वेशन नंबर 1 को डिफाइन करेगा। एक हम आगे थ्योरम करने वाले हैं मध्यमान प्रमेय। चौथा चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है, मध्यमान प्रमेय पर। इस मध्यमान प्रमेय में हम ये पार्ट करने वाले हैं कि अगर कोई भी फलन जो है वो अवकलनीय हो और सतत हो। लाग्रांज प्रमेय आपने 12th क्लास में की हुई है, उस लाग्रांज प्रमेय को ही हम थोड़ा सा परिभाषित करेंगे। यहाँ पे लाग्रांज प्रमेय आपने क्या पढ़ी है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ साथ ही साथ। आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी फलन जो है एफ एक्स हम एक वेरिएबल में लेके चलते हैं, यहाँ 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे, वो बाद में कंडीशन कर लेंगे। एक वेरिएबल के लिए मैं डिफाइन कर देता हूं पहले लाग्रांज प्रमेय। बिंदु ए और बी पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मान निकालते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर दिया गया फलन इस अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, सतत हो, तो एक बिंदु सी ऐसा जरूर विद्यमान होता है जहां पर एफ डैश सी का मान बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए के। ये कंडीशन हमने प्रूफ की थी कि अगर कोई भी फलन एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी पर सतत और अवकलनीय हो तो एफ एक बिंदु सी जो ए और बी के मध्य इस प्रकार से जरूर विद्यमान होगा जहां पर एफ डैश सी का मान एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए को व्यक्त करता है। अगर मैं ग्राफिकली इसको शो करूं तो कुछ इस फॉर्म में थी ये थ्योरम। आपके पास ये ग्राफ है, वक्र है, फंक्शन है, यहां पर एफ ऑफ ए है और इस बिंदु पर एफ ऑफ बी है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा के समांतर एक रेखा खींची जा सकती है और वो समांतर रेखा इस जो वक्र है उसको कहीं ना कहीं पर स्पर्श जरूर करेगी, वो बिंदु x बराबर c होगा। यानी इस रेखा के समांतर एक बिंदु c से एक रेखा खींची जा सकती है जो इस रेखा के समांतर रहेगी। ये हमारे पास थ्योरम थी। मध्यमान प्रमेय कहते थे इसको, लाग्रांज प्रमेय भी कहते थे। रोल्स प्रमेय और लाग्रांज प्रमेय 2 टॉपिक आपने 12th क्लास में पढ़े थे, जिसमें से लाग्रांज प्रमेय का यहां उपयोग कर रहे हैं। अब लाग्रांज प्रमेय में यहां हम जो उपयोग कर रहे हैं उसमें यह दिया हुआ है
कि एफ वाई ऑफ ए कोमा बी विद्यमान है। अगर एफ वाई ऑफ ए कोमा बी विद्यमान है, इसका मतलब वाई के सापेक्ष अवकलनीय भी है, वाई के सापेक्ष सतत भी है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इसमें शर्त बनेगी, क्योंकि एच में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हम, अगर एच में परिवर्तन नहीं कर रहे तो ए प्लस एच और बी से ए प्लस एच और बी प्लस के मध्य हम परिभाषित कर रहे हैं। ए प्लस एच और ए प्लस एच दोनों में समान है, इसका मतलब एक्स में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ? खाली बी में परिवर्तन हुआ है, बी से बी प्लस के में। बी वाई का मान है, इसलिए वाई में ही परिवर्तन हो रहा है खाली। अगर ये मान बी से बी प्लस के में है तो इसके बीच में एक थीटा कोई एक मान ऐसा जरूर होगा जो कि 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा। और b प्लस थीटा के को जब परिभाषित करेंगे वो b और b प्लस के मध्य उपस्थित होगा। के मान लो 3 आ गया, अब 3 आ गया तो अगर हम 1 से लेकर 3 के बीच में 3 को 0.1 से गुणा कर दें, 0.2 से गुणा कर दें, 0.3 से गुणा कर दें तो 1 प्लस 0.3 गुणा 3, 1 प्लस 0.4 गुणा 3, तो सारे के सारे मान जो आएंगे थीटा के वो 0 और 1 के बीच में है। उस स्थिति में ये जो मान आएगा वो b और b प्लस के बीच में आएगा। और उस शर्त के अनुसार इस बिंदु पर यानी एफ वाई ऑफ, मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं टॉपिक लिखने के लिए, कि एफ वाई ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस थीटा के, यहां पे ए प्लस एच एक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ वाई में परिवर्तन कर रहे हैं। ये मान बराबर होगा एफ ऑफ बी प्लस के माइनस एफ ऑफ बी, यानी इसके साथ में जो कंडीशन थी ए प्लस एच की वो एज इट इज रहेगी बी प्लस के में, एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन एच के आएगा, यहाँ पे के बराबर आएगा। ये यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी का मान के टाइम्स ऑफ एफ वाई ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस थीटा के से परिभाषित होगा, जहां थीटा का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से बहुत ज्यादा छोटा मान है। अब हमें यह सिद्ध करना था कि यह दिया गया फलन a कोमा b पर अवकलनीय है। अवकलनीय सिद्ध करने के लिए हमने जो कंडीशन जो शर्त पड़ी थी उसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। उसको 0 के बराबर सिद्ध करने के लिए हम यहां पे ये लेके चलेंगे 1/√(h² + k² एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एच एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी माइनस के एफ वाई ऑफ ए कोमा बी का मान हम ज्ञात करेंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर आता है तो दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय है। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं आता है तो दिया गया मान जो है वो अवकलनीय नहीं है। यहाँ हमने लिमिट नहीं ली है, लिमिट नहीं ली है इसका मतलब h और k टेंड्स टू 0 0 की ओर है। अगर 0 0 की ओर है तो ये एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ कर देंगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि 0 की ओर टेंड्स करता है या इसका मान 0 के बराबर आएगा। प्रूफ करने के लिए देखो 1/√(h² + k² है। इसमें ये मान जो दिया हुआ था वो एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी, इसके साथ में हम जोड़ और घटाव करेंगे। सूत्र अभी बता देता हूं, ए प्लस एच कोमा बी जोड़ेंगे, ए प्लस एच कोमा बी घटाएंगे, माइनस एच एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी माइनस के एफ वाई ऑफ ए कोमा बी का मान ज्ञात करेंगे। इसमें सूत्र जो कंडीशन हमने लगाई थी, जो मैंने लिखवाई थी स्टार्टिंग में, दो फलनों के अवकलनीयता की, वो हम कंडीशन या शर्त इसमें अप्लाई कर रहे हैं। इसमें अब अगर हम सॉल्व करें तो पहले इक्वेशन नंबर 1 से देखो, ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी
माइनस एच एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी, इसका मान जो है वो किसके बराबर है, ईटा एच के। तो हम यहां से कंडीशन ले लेते हैं, एक तो ये मान आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी और एफ ऑफ ए कोमा बी, और एक मान ये रहा माइनस का एच एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी। इन तीनों का मान इक्वेशन नंबर 1 से हम इसमें क्या प्रतिस्थापन कर देते हैं, ईटा एच। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट बच जाएगा 1/h² प्लस k², इसको मैं ईटा एच लिख रहा हूँ पहले इन तीन जो भी हमारे पास कंडीशंस थी उनको लिखते हुए। अब ये देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी, ये हमने ऊपर कंडीशन निकाली थी। इसको इक्वेशन नंबर 2 अगर नेम दे देते हैं तो बाई इक्वेशन नंबर 2 ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस ए प्लस एच कोमा बी का मान हमें क्या रखना है, के एफ वाई ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस थीटा के। ये यहाँ पे प्रतिस्थापन कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के एफ वाई ए प्लस एच कोमा बी प्लस थीटा के। एक स्टेप बच गया इसमें, माइनस का के एफ वाई ऑफ ए कोमा बी। और सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो मान दिया हुआ है उसमें 1/√h² प्लस k² ईटा एच प्लस के कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस थीटा के कोमा ए प्लस एच ए कोमा बी, एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी। ये हमारे पास पार्ट बचता है। अगर इसको अलग अलग कर लें तो मापांक ईटा मापांक h/√h² प्लस k² प्लस स्मॉलर देन इक्वल टू की साइन आ जाएगा। स्मॉलर देन की कंडीशन अप्लाई करता है क्योंकि दोनों मॉडुलस को अलग अलग कर रहे हैं दो वैल्यू को। ये Z1 है और ये पूरा Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 का मापांक Z1 प्लस मापांक Z2 से छोटा होता है हमारे पास। तो उसी कंडीशन को हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। एक k/√h² प्लस k² आ जाएगा और मापांक एफ वाई ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस थीटा के एंड माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी बन जाएगा। हमें पता है कि h जो होता है वो हमेशा स्मॉलर देन होता है √h² प्लस k² से। इसका मतलब h/√h² प्लस k² की वैल्यू जो आएगी मापांक में वो हमेशा 1 से स्मॉलर रहेगी। इसी प्रकार k/√h² प्लस k² की जो वैल्यू आएगी वो भी हमेशा 1 से स्मॉलर रहेगी। ये दिया गया फलन सतत दिया हुआ है। अगर सतत दिया हुआ है तो मापांक एफ वाई माइनस एफ वाई ऑफ ए कोमा बी, यहाँ पे एफ वाई ऑफ ए कोमा बी था तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। कोई भी फलन सतत हो तो उन दो अंतरालों के मध्य जो हमारे पास मान आता है फलन का उनका अंतर हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होता है। ये एप्सिलॉन से छोटा है, ये दोनों 1 से छोटे हैं। इसका मतलब दिया गया जो मान है वो मापांक ईटा प्लस एप्सिलॉन 1 से स्मॉलर आएगा। ईटा भी एप्सिलॉन से छोटी कोई वैल्यू है, उसमें अगर एप्सिलॉन की वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास किससे स्मॉलर आएगा, एप्सिलॉन से। अर्थात 1/√h² प्लस k² एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी इंटू एच माइनस जो हमारे पास स्टार्टिंग था इसमें एफ एक्स था ये ए कोमा बी में, और के एफ वाई ऑफ ए कोमा बी का जो मान आएगा वो हमेशा 0 एप्सिलॉन से स्मॉलर रहेगा। और हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में किया हुआ है कि अगर इसका मान एप्सिलॉन से स्मॉलर है तो लिमिट h कोमा के टेंस टू 0,0 पर एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एफ एक्स ऑफ ए कोमा बी इंटू एच माइनस के एफ वाई ऑफ ए कोमा बी अपॉन √h² प्लस k² की वैल्यू
जीरो के इक्वल होगी, जो अवकलनीयता की शर्त थी, अर्थात जो दिया गया फलन है वो a, b पर अवकलनीय रहेगा।